हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सूहा अपने हाथ की नस को काट लेता है और जू से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हें इस बात का पछतावा हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जू खड़ा होता है और उसे वह सब बातें याद आ रही होती हैं जो सूहा ने उससे बोली थी। सूहा कहता है, मुझे आशा है कि आपको इसका रिग्रेट होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से अनहैप्पी रहो। फिर जू आगे सोचता है, 5 साल पहले खून से लथपथ ली सूहा मुस्कुराया और मुझे श्राप दिया, बताया तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वजह से रिग्रेट फील हो। 5 साल बाद उसने मेरा उसी तरह मजाक उड़ाया जैसा उसने तब किया था, जैसा वह चाहता है। मैं अब तक दुखी महसूस कर रहा हूँ। फिर जू दीवार में पंच करता है और बोलता है, डैम इट। फिर वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और सोचता है, मुझे दोबारा इससे गुजरने की उम्मीद नहीं थी। वह ठीक होता अगर मैं रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद घर लौट आता कि उसने अजीब हरकतें की। तू यह सब सोचकर सैड होकर अपने बालों को ऊपर करता है और सोचता है, हालांकि मुझे लगा कि हेल्पर की देखभाल पर्याप्त थी, इसलिए मैं अपना काम संभाल सकता हूँ और क्लाइंट से मिल सकता हूँ। फिर जू परेशान होकर एक गहरी सांस छोड़ता है और बोलता है, हाँ। फिर सोचता है और अंत में इस तरह अंत हुआ। अभी डॉक्टर रूम का गेट खोलता है तो जू डॉक्टर की तरफ देखता है तो डॉक्टर कहता है, आप अंदर जा सकते हैं। उनका जू जल्दी से कमरे के अंदर आता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि सूहा आराम से सो रहा होता है। जू सूहा को देखने के बाद डॉक्टर से पूछता है, उसकी कंडीशन कैसी है, तो डॉक्टर बताता है वह ठीक है। यह सुनकर जू सूहा की तरफ देखते हुए डॉक्टर से कहता है, मुझे घटिया रिपोर्ट मत दीजिए, मुझे ठीक ठीक बताओ। तो डॉक्टर यह सुनकर बोलता है, हूँ। फिर वह गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, उसने इसे इतना गहरा नहीं काटा, धमनियां, नसें और टेंडन सुरक्षित हैं और टांके साफ कर दिए गए थे। फिर डॉक्टर जू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आप उसे ढूंढने में तत्पर थे और आपने सिचुएशन का अच्छी तरह से ध्यान रखा। यह राहत की बात है कि उसका बहुत अधिक ब्लड नहीं बहा। और फिर वह सूहा की तरफ देखते हुए कहता है, प्रॉब्लम यह है कि उसने ऐसा दोबारा क्यों किया। कुछ तो बात होगी जो उसे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित करती है। उसे होश जल्दी आ जाएगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होगा। और फिर वह जू की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा कुछ फिर से हो सकता है, वह दोबारा ऐसा क्यों कर रहा है। तो जू बताता है, उसने कुछ दिनों से कोई मेडिसिन नहीं ली है और मैंने इसे मिस कर दिया। फिर जू सोचता है, वह हर दिन 3 मेडिसिन लेता है, उनमें से एक हार्मोन की दवा है और 2 एक्चुअली में एंटी डिप्रेशन सेट थी। बारे में हेल्पर को भी पता है, इसलिए जब उसने दवा नहीं ली तो उसने तुरंत मुझे फोन किया। तो डॉक्टर पूछता है, अचानक उसकी दवा कैसे छूट गई। तो जू बताता है, मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया था। यह सुनकर डॉक्टर जू की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन उसके पास हेल्पर है। तो जू बताता है, उसने अचानक कहा कि वह इसे नहीं लेगा, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकी। तो डॉक्टर कहता है, इसका कारण जरूर होगा। तो जू डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि वह मुझसे नाराज है क्योंकि मैं बिजी था और मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। फिर जू अपने हाथों को फोल्ड करके सुहा की तरफ देखते हुए सोचता है, रिटर्न फ्लाइट पर मुझे पता चला कि वह उस घर में आया था जहां हम रहा करते थे। यह क्लियर है कि उस वुमेन और चाइल्ड को देखने के बाद उसने कुछ भ्रम पैदा किया। मेरा यह सब सोचना गलत था कि वह यहाँ नहीं लौटेगा क्योंकि उसे अभी कुछ भी याद नहीं है। यह सब सोचकर जू उदास हो जाता है। तो डॉक्टर आगे पूछता है, क्या यह कोई लड़ाई है। तो जू कहता है, यह कोई लड़ाई नहीं है, यह एक शिकायत है। तो डॉक्टर जू की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, क्या प्लेयर इमेज छोड़कर प्रेसिडेंट बनने के बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी खराब नहीं हो रही है। यह सुनकर जू कहता है, खैर मैं उस समय से ऐसा ही हूँ। यह सुनकर डॉक्टर एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और फिर कहता है, तुम रूड थे लेकिन इतने एरोगेंट नहीं थे जितने अब हो, इसलिए चेयरमैन हमेशा तुम्हें भला बुरा कहते थे। अच्छा पेड़ सेब से ज्यादा दूर नहीं गिरते मुझे लगता है। तभी जो बीच में बोलता है, मुझे अपमानित मत करो। तो डॉक्टर कहता है, यह एक कॉम्प्लीमेंट था। हमें वहाँ पर किसी को आते हुए दिखाया जाता है। पैरों की आवाजें सुनकर जू और डॉक्टर पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह वही लेडी होती है जो लास्ट टाइम सुआ से मिली थी। डॉक्टर सिर झुकाकर बोलता है, आप आए। तो हेयोंग बोलती है, बहुत दिनों से नहीं मिले डॉक्टर चोई, हम फिर इसी तरह मिल रहे हैं। मुझे हेवन से बात करनी है, क्या आप हमें कुछ स्पेस दे सकते हैं। यह सुनकर डॉक्टर
जू की तरफ देखता है तो जू हाँ में सिर हिलाता है। यह देखकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाते ही हेयोंग जू के गाल पर एक चांटा मारती है और गुस्से में चीखते हुए जू से कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि उसे जाने दो। तो इस क्रेजी किड को यहाँ घसीटना और फिर इस तरह एंड करना तुम्हें कैसा लग रहा है, यू सन ऑफ ए बिच। जू अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, जिस तरह से आप पूछती हैं यह काफी गंदा लगता है। तो हेयोंग कहती है, क्या आप भी एक इंसान हैं? तो जू अपने हाथ को गाल से हटाते हुए कहता है, आपने कभी कहा कि मैं एक बिच का सन था। हेयोंग गुस्से में कहती है, मेरे वर्ड पर खेलना बंद करो। तो जू गुस्से में कहता है, वाकई में मैं एक बिच का सन हूँ और मैं इसे एडमिट करता हूँ। तो हेयोंग कहती है, तुम इतने सेमलेस कैसे हो सकते हो? तो जू अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है, क्या दिखावा करने का कोई कारण है? खैर मुझे ऐसा नहीं लगता। यह सुनकर हेयोंग गुस्से में जू को एक और थप्पड़ मारने जाती है। तो जू हेयोंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, एक बार ही काफी है। देखकर हेयोंग गुस्से में चीखते हुए कहती है, तुम और जाने दो। हेयोंग को इतने गुस्से में देखकर जू कहता है, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, हम एक दूसरे के टेम्पर को जानते हैं, इसलिए एक दूसरे को छूने का कोई मतलब नहीं है। तो हेयोंग चिल्लाते हुए कहती है, तुम वास्तव में? तो जू सुआ की तरफ देखते हुए हेयोंग से कहता है, अपनी आवाज कम करो, वह सो रहा है। सुनकर हेयोंग सुआ की तरफ देखते हुए अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, जाने दो। यह सुनकर जू हेयोंग के हाथ को छोड़कर वहां से जाते हुए सोचता है, यह वूमेन शायद इसलिए यहाँ आई थी क्योंकि उसने मेरी तरफ से हायर किए गए हेल्पर के माध्यम से यह न्यूज सुनी थी। और फिर वह आगे सोचता है, खुद को मारने की कोशिश करने वाले पर्सन के सामने वह सबसे पहला काम मुझे को दोषी ठहराने का करती है। फिर हेयोंग चेयर पर बैठकर अपने सर पर हाथ रखकर शांत बैठ जाती है और फिर वह सुआ की तरफ देखते हुए जू से पूछती है, किड की कंडीशन कैसी है? तो जू कहता है, जैसा कि आप देख सकती हैं वह ठीक है। तो हेयोंग कहती है, जब किड उठ जाए तो उसे वापस मेंटल हॉस्पिटल भेज दो, इस क्रेजी किड को अब और मत सताओ। यह सुनकर जू गुस्से में कहता है, बकवास करना बंद करो, यह काम नहीं करेगा। यदि इससे मुझे ठेस पहुंचती है तो इसे छोड़ दो, हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर हेयोंग अपनी चेयर से खड़ी होती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज अपनी पागलपन भरी हरकतें बंद करो, इस बच्चे को कुछ भी याद नहीं रहता इसलिए वह इसे दोबारा करता है, लेकिन तुम सब कुछ जानते हो और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखते हो। तो जू कहता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, एक बार मैंने ठान लिया तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम जानती हो कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जो ऐसा कर सकता हूँ। तो हेयोंग कहती है, नॉर्मल लोग अपनी फैमिली के साथ इस तरह की चीजें नहीं करते। तो जू कहता है, तुम हमें नॉर्मल नहीं मान सकती। तो जू कहती है, तुम वास्तव में अंत तक हो। तो जू हेयोंग से कहता है, हॉनेस्टली कहूँ तो क्या यह फनी नहीं है? मैं और सुहा, जिनका आपस में खून का कभी रिश्ता नहीं है, एक फैमिली बन गए और जू हेयोंग को ली सुआ के मामले में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर हेयोंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मैं उसकी माँ हूँ। तो जू यह सुनकर जू गुस्से में बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? जू को इस तरह गुस्से में देखकर हेयोंग फीलिंग्स हो जाती है। फिर जू सोचता है, जू हेयोंग ने ही ली सुहा को मेंटल हॉस्पिटल में रखा था। जू हेयोंग की तरफ बढ़ते हुए सोचता है, सब कुछ करने के बाद उसने उसकी देखभाल करने का नाटक किया। जू हेयोंग, किसने सोचा था कि सुहा पर मेरा क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वह एक ओमेगा है। यहाँ तक कि उसने प्लेसेटा रिमूवल ऑपरेशन का भी ऑर्डर दिया, जबकि सुहा अपने सही दिमाग में नहीं था। जू हेयोंग के पास खड़े होकर उससे कहता है, मुझे लगा कि तुम ली सुहा को सौंपने के लिए सहमत हो और उसे अपना पद बनाए रखने के लिए जाने दोगे। यदि आप एक माँ की तरह न जानने का नाटक करती हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगी। ऑफकोर्स यह मैं नहीं बल्कि जू हेयोंग है। फिर जू हेयोंग से आगे बोलता है, ऐसा एक्ट ना करें जैसे आप सब कुछ जानते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपने अपना वादा तोड़ दिया है। सुहा से पहले मिल चुकी हो, यह सिर्फ इतना है कि मैं बहस नहीं करना चाहता। तो हेयोंग जू से पूछती है, क्या सुहा ने तुम्हें यह सब बताया? यह सुनकर जू एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है,
क्या उसके मुझे बताए बिना क्या आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं होगा? मुझे ऐसे एक्ट करना चाहिए जैसे मैं कुछ नहीं जानता और इंटरफेयर करने से बचना चाहिए। यह सुनकर हेयोंग कहती है, मुझे बच्चे को अब तुम्हारे पास नहीं छोड़ना चाहिए था। तो जू कहता है, हाँ आप ठीक कह रही हैं। यह सुनकर हेयोंग अपने फेस को टर्न करती है और सुहा की तरफ देखकर बोलती है, हाँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जू, ली सुहा और हेयोंग बैठे हुए होते हैं। हेयोंग जू की तरफ देखते हुए सुहा से कहती है, हेलो कहें, और फिर जू से कहती है, यह ली सुहा है, तुम्हारा नेफ्यू। तो सुहा हेलो कहता है। तो जू सरप्राइज होते हुए हेयोंग की तरफ देखकर बोलता है, नेफ्यू। तो हेयोंग जू से कहती है, पूरी स्टोरी बताना लंबा और अनकंफर्टेबल है। जब मैं छोटी थी तो बाय एक्सीडेंट वह मेरे पास आ गया था। बेशक अब इसका मेरे हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस इतना जानना आवश्यक है। तो जू हेयोंग से कहता है, तो अब उसे मुझसे मिलवाने का क्या मतलब है? यह सुनकर हेयोंग हंसते हुए कहती है, प्लीज उसका ख्याल रखो। यह सुनकर जू सुहा की तरफ देखने लगता है तो सुहा भी जू की तरफ देखता है। हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।